माया अनिश के लिए पढ़ी लिखी लड़की ढूंढती है। एक रोज विकास माया से कहता है, मम्मी जरूरी थोड़ी ना है कि लड़की पढ़ी लिखी हो, प्रीति भी तो है, आज उसने घर संभाल रखा है ना। अरे दोनों बहू एक जैसी ले आऊं क्या? आज तुझे कितनी दिक्कत होती है, एक एक रुपया तुझे ही देना पड़ता है चाहे जो हो। अगर प्रीति भी पढ़ी लिखी होती तो अपने खर्चे तो उठा लेती। भाई मुझे तो पढ़ी लिखी बहू चाहिए, अब छोटी वाली। ठीक है, इतने दिनों से तो मिली नहीं, देखते हैं कब तक अनिश के लिए आपकी पसंद की लड़की मिलती है। माया हर किसी को अनिश के लिए लड़की देखने के लिए बोल कर रखती है। तभी एक दिन पंडित जी रश्मि का रिश्ता अनिश के लिए लेकर आते हैं। लड़की तो मानो हीरा है, एक तो सुंदर, ऊपर से इतनी पढ़ी लिखी, बड़ी कंपनी में काम कर रही है। ऐसा रिश्ता दिया लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। फिर देर किस बात की है पंडित जी, चट मंगनी और पट ब्याह कर देते हैं। हाँ, मैं अभी रश्मि के घर वालों से बात करके सब कुछ पक्का कर देता हूँ। पंडित जी रश्मि के घर वालों से बात करते हैं और रश्मि और अनिश का रिश्ता तय कर उनकी शादी करवा देते हैं। अपनी मनपसंद की पढ़ी लिखी बहू मिल जाने के कारण माया की खुशी 7वें आसमान पर होती है। अब मैं गंगा स्नान करने जा पाऊंगी, मेरे दोनों बेटों का घर बस गया, अब मुझे किसी चीज़ की फिक्र नहीं है। रश्मि ससुराल आकर भी अपनी जॉब कंटिन्यू करती है। सुबह उठकर रश्मि नाश्ता बनाती है। अरे रश्मि, तुम अकेली क्यों खाना बना रही हो? मैं आ रही हूँ ना। अरे नहीं भाभी, आप पूरा दिन काम करती हो, पूरा घर संभालती हो, मैं इतना भी नहीं कर सकती हूँ क्या? चलिए आप बैठिए और अपनी देवरानी के हाथों के खाने का मज़ा लीजिए। ठीक है बाबा, बैठती हूँ। रश्मि ऑफिस के साथ साथ घर के कामों में भी प्रीति का हाथ बटाती है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। फिर एक रोज़ रश्मि के ऑफिस से उसे एक मेल आता है कि उसकी ड्यूटी अब से नाइट शिफ्ट की जा रही है। ओह शिट यार, ये रात को ड्यूटी कौन ही करेगा? क्या हुआ, इतना मुंह क्यों लटका है? क्या करूँ समझ में ही नहीं आ रहा। मुझे नाइट ड्यूटी मिल गई है, करूँ या ना करूँ समझ में नहीं आ रहा। अरे यार करो ना, छोड़ने का मत सोचो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और मम्मी भी तुम्हें पूरा सपोर्ट करेगी। ऐसा है तो तुम मम्मी से कल एक बार बात कर लो। अगले दिन रश्मि और अनिश माया को सब बात बताते हैं। तब माया कहती है, अरे बेटा, नौकरी छोड़ने की कोई बात नहीं है, पैसा ना बड़ी मुश्किल से आता है, तुम आराम से नौकरी करो, कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है, आप लोग कहते हो तो मैं कंटिन्यू कर लेती हूँ। रश्मि अब नाइट ड्यूटी करने लगती है। अब सब कुछ बदल जाता है। वो पहले की तरह प्रीति के साथ काम नहीं कर पाती और प्रीति अकेले ही पूरे घर की जिम्मेदारियां उठाती है। एक रोज रश्मि अनिश से कहती है, चलो ना अनिश, मुझे आईफोन खरीदना है, मुझे बहुत दिनों से लेने का मन है। अच्छा चलो, मेरी बीवी के पास आईफोन होगा तो स्टेटस तो मेरा भी बढ़ जाएगा। अनिश और रश्मि मार्केट जाते हैं और रश्मि का मूड दुकान जाकर बदल जाता है। आईफोन लेने के बाद रश्मि कहती है, यार मेरा लैपटॉप भी पुराना हो गया है, एक लैपटॉप भी ले लूँ क्या? ले लो, तुम्हारे पैसे, कौन सा मुझे चुकाने हैं। ठीक है, EMI पर ले लेती हूँ, अभी इतने पैसे नहीं है मेरे पास। रश्मि अपना फ़ोन और लैपटॉप EMI पर ले लेती है। दिन बीतने लगते हैं। अब रश्मि की हरकतों से सबको परेशानी होने लगती है। पहले कुछ दिनों तक तो सब कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे सब बोलने लगते हैं। एक रोज़ रात को अनिश कहता है, यार रश्मि, ये इतनी रात को लाइट ऑन क्यों कर दिया तुमने? मुझे नींद आ रही है। पिछले 1 हफ्ते से तुम्हारी हरकतों के कारण मेरी नींद पूरी नहीं हो रही। तो मैं क्या करूं? मुझे ऑफिस जाने के लिए तैयार होना होता है। तो दूसरे कमरे में चली जाओ, मुझे तो सोने दो। कैसे दूसरे कमरे में चली जाओ? मेरा सारा सामान यहीं पड़ा है, ये कोई बात थोड़ी ना है। अनिश झुंझला जाता है और गुस्से में कमरे से बाहर सोफे पर जाकर सो जाता है। अगले सुबह बेटे को सोफे पर सोया देखकर माया का पारा चढ़ जाता है और वो कहती है, तू सोफे पर क्यों सोया है? ऐसे तो तेरी नींद पूरी नहीं होगी बेटा। क्या करूं माँ, ये रश्मि का ऑफिस रात का है ना, तो वो उठ जाती है और मैं सो नहीं पाता। तू अपने कमरे में सोया कर, उससे कह दे कि वो अपना सामान बाहर रख ले। अगले दिन अनिश रश्मि से कह देता है, देखो तुम अपना सारा सामान दूसरे कमरे में रख लो और वहीं जाकर तैयार होना। नौकरी तुम्हें करनी है, मुझे नहीं। और दूसरे कमरे में नहीं जा सकती हो तो नौकरी छोड़ दो। मैं भी तो पूरा दिन काम करता हूँ, थक जाता हूँ। मेरे पैसों से घर चलता है, तुम्हारे पैसे तो तुम खुद पर उड़ाती हो, तो तुम्हें ही कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। मुझे दूसरे कमरे में जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है,
रश्मि एक दिन की छुट्टी लेकर अपना सारा सामान दूसरे कमरे में शिफ्ट कर लेती है। इधर प्रीति को भी गुस्सा आने लगता है और वो अपनी सास माया से कहती है, मम्मी जी, पूरा दिन मैं अकेले काम कर करके थक जाती हूँ। ऊपर से रात को मुझे 1 बजे उठकर रश्मि के लिए नाश्ता बनाना पड़ता है। कौन सा वो मुझे अपनी नौकरी के पैसे देगी? मेरी नींद पूरी नहीं हो पाती और मैं अब इतने रात को उठकर रोज रोज नाश्ता नहीं बना सकती। अरे तो तू क्यों बनाती है? छोड़ दे, वो खुद बनाएगी। नौकरी उसे करनी है, वो समझे। अगली रात रश्मि को उठने में देर हो जाती है। जल्दी से उठकर वो तैयार होकर रसोई की ओर भागती है। भाभी, आज मैं खाना नहीं खा पाऊंगी, आप बस मेरा टिफिन डाल दो। कोई जवाब नहीं आने पर रश्मि देखती है कि रसोई में तो कोई नहीं है और खाना भी नहीं बना हुआ है। लगता है भाभी ने नाश्ता नहीं बनाया। उन्हें भी मुझसे तकलीफ होने लगी है जैसे। बहुत जोरों की भूख लग रही है और लेट भी हो रहा है, क्या करूं? ऑफिस जाकर कैंटीन से कुछ खा लूंगी। रश्मि ऑफिस चली जाती है। अगली रात रश्मि जल्दी उठती है और सबसे पहले जाकर अपने लिए नाश्ता बनाती है। जल्दबाजी में काम करने के कारण रसोई में आवाज़ होने लगती है। रश्मि को दिखाई भी कम देता है, इसलिए वो रसोई के साथ साथ हॉल की लाइट भी ऑन कर देती है। अपना नाश्ता बनाकर तैयार होकर वो ऑफिस चली जाती है और लाइट वैसे ही ऑन छोड़ देती है। लाइट की रोशनी और आवाज़ से सभी की नींद खराब हो जाती है। अगली सुबह उठकर सभी का पारा गर्म हो जाता है और आज पहली बार विकास कहता है, इस तरह से अब नहीं चलेगा। रात भर पूरे घर की लाइट ऑन करके छोड़ देती है रश्मि। रात को क्या अब हम भी उसके साथ उठकर जगराता करें? हद होती है मम्मी सब चीज़ की। मैं इतने दिनों से देख रहा हूँ लेकिन कुछ कहता नहीं, लेकिन आदमी कब तक बर्दाश्त करे? खुद तो रश्मि पूरे दिन सोई रहती है। मम्मी, मुझे लगता है कि अब रश्मि को नौकरी छोड़ देनी चाहिए। सच में उसकी नाइट ड्यूटी से सब परेशान हो गया है। मम्मी जी, वो खुद तो एक भी काम नहीं करती। रात को लाइट ऑन करके हम लोगों को सोने नहीं देती और दिन में खुद सो जाती है और मुझे उसके कपड़े धोकर प्रेस भी करने पड़ते हैं। वो जो हड़बड़ में सब सामान इधर उधर रखकर चली जाती है, मुझे सब सुबह जगह पर रखने पड़ते हैं। कल संडे है, कल सबकी छुट्टी रहेगी, कल ही बात होगी इस मुद्दे पर। अगले दिन सब आराम से सोकर उठते हैं और माया सबको हॉल में एक जगह बुलाकर रश्मि से कहती है, मुझे कुछ नहीं पता, तुम ये नौकरी छोड़ दो। तुम्हारी नौकरी के कारण पूरे घर को परेशानी हो रही है। अब सब इस चीज से बड़ा परेशान है। ऐसे अचानक से मैं ये नौकरी कैसे छोड़ दूं? आप ही ने तो कहा था तू आराम से नौकरी कर। मैंने तुझे नौकरी करने को कहा था, सबको परेशान करने नहीं। हाँ भाई, तुम अपनी नौकरी छोड़ दो। अब एक ऑफिस जाने में तुम पूरा किचन बिखेर देती हो। इस तरह से थोड़ी ना चलता है। मैं भला क्या क्या करूं? भाभी, पहले तो आप ऐसा नहीं करती थी, फिर अचानक से आप लोगों को क्या हुआ? सब इतना बदल क्यों गए? क्या तुम भी ना? तुम्हें तो बहस ही करनी है। अरे जब सब बोल रहा है तो छोड़ दो ना नौकरी। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो छोड़ दूंगी। लेकिन फिर मेरे मोबाइल लैपटॉप की EMI कौन भरेगा? भाभी, आप भरेंगी या अनिश तुम भरोगी? मेरे इतने महंगे महंगे कपड़े और नेल पेंट्स और लिप कलर का खर्च कौन उठाएगा? अगर कोई उठाने को तैयार है तो मैं भी अपनी नौकरी छोड़ने को तैयार हूँ। सबके मुंह बन जाते हैं, कोई कुछ नहीं कहता। फिर रश्मि कहती है, हमारे यहाँ यही सबसे बड़ी कमी है। मेरी जगह अनिश या भैया होते तो कोई उन्हें नौकरी छोड़ने को नहीं कहता, तब सब मैनेज करते। मैं इस घर की बहू हूँ ना, इसलिए मुझे नौकरी छोड़ने को मजबूर किया जा रहा है। इतना कहकर रश्मि अपने कमरे में चली जाती है और सब सोच में पड़ जाते हैं। मीरा अपने इकलौती इंजीनियर बेटी की शादी किसी आम घरेलू लड़की से करवाना चाहती थी। पता नहीं कहाँ से इंस्पेक्टर बहू ले आया है। अरे कॉलेज का प्यार था तो तभी कर लेता ना शादी। अरे बहू का भी तो करियर और पढ़ाई थी, बेटे को भी क्या पता होगा कि वो पुलिस वाली बन जाएगी। अरे बन भी गई थी तो कम से कम आज तो रुक जाती घर। देखो ये तुम अपने ताने मारने वाली आदत से बाज नहीं आई ना तो पूरा परिवार जेल की चक्की पीसेगा। ऊपर से समाज में जो बेइज्जती होगी सो अलग। बेचारी मीरा क्या करती, क्या क्या नहीं अरमान थे बहू से, लेकिन अब डर डर कर जिंदगी बिता दो कि भाई पता नहीं कौन सी बात बहू को बुरी लग जाए और वो हम लोगों को जेल में पटक दे। अगली सुबह, बहू बहू कहाँ हो? माँ वो तो चली गई, आज होली है ना तो शहर में शांति बनी रहे इसलिए सुबह से ही ड्यूटी थी उसकी। वैसे हुआ क्या है? अरे त्योहार वाले दिन भी बहू गायब। अरे क्या हो सकता है, मुझे चाय चाहिए थी। अरे तो क्या हुआ माँ जी, हमें बोलिए ना, हम बना देते हैं चाय।
हाँ तू ही बना दे, मेरे भाग्य में तो बहू के हाथ की चाय लिखी नहीं। रात को बहू घर आती है। इंस्पेक्टर की ड्रेस में बहू सास को कहीं से किसी भी रूप से बहू नहीं दिखती है। आ गई? अरे त्योहारों में तो कम से कम ससुराल में दिख जाया करो। बहू क्या कहती, वो चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर में बेटा बाहर आता है। क्या हुआ, क्या चाहिए? अब कुछ नहीं माँ, वो सुधा को भूख लग रही है तो कमला को बोलने आया था कि खाना कमरे में दे दे। अच्छा, तो वो महारानी बाहर नहीं आ सकती? ससुर सास को आंख दिखाते हैं। ये औरत पूरे घर को जेल करा कर मानेगी। माँ वो तो आ रही थी, लेकिन फिर मैंने ही मना कर दिया। कमला, खाना ला दो ना कमरे में। बेटा कमरे में चला जाता है। अगली सुबह बहू साड़ी में खड़ी होती है। वो किचन में काम कर रही होती है कि अरे कमला, आज तो तूने बड़ी महंगी साड़ी निकाली है, क्या बात है? बहू पलटती है। माँ जी, मैं हूँ सुधा, आज कमला को छुट्टी दी है, बोलिए क्या खाएंगे नाश्ते में। सास का मन तो बहुत कुछ खाने का था, लेकिन वो चुप हो जाती है। नहीं नहीं बेटा, हम लोगों का ना पेट भरा है, जो भी बना दोगे खा लेंगे। माँ वो पूछ रही है तो बता दो ना। बहू को लगता है कि शायद सास ससुर को लगता होगा कि उसे खाना बनाना नहीं आता। फिर खाने की टेबल पर, ओहो, ये इडली तो कितनी सॉफ्ट है। पता है बहू, ये मेरी फेवरेट है। और ये दाल मखनी देखो, लग रहा है जैसे ताज जैसे किसी महंगी होटल से मंगवाई हो। और माँ मेरे फेवरेट छोले भटूरे। पर बेटा, हम लोगों ने तो किसी को घर पर खाना डिलीवर करते नहीं देखा। कहाँ से आया ये सारा हम लोगों का फेवरेट खाना? माँ जी वो आपने कुछ बताया नहीं था कि क्या खाना है, तो मैंने इनसे पूछकर आप लोगों का फेवरेट फूड बना दिया। तुम्हें खाना बनाना आता है? अरे पर बेटा प्लीज, हम लोगों ने कुछ नहीं बोला था बनाने, है ना? हम तो बोल रहे थे कि जो भी बना लोगी खा लेंगे। वैसे अगर तुमने बताया होता कि कमला को छुट्टी दे रही हो तो मैं ही बना लेती, तुमको परेशान नहीं होना पड़ता। बहू को लगता है कि सास ससुर उसे सुना रहे हैं, लेकिन फिर माँ जी वो कल होली थी जिसके कारण मुझे जाना पड़ा, लेकिन पुलिस वालों को उसके बाद सरकार छुट्टी देती है, तो आज मेरी छुट्टी है। हाँ बहू, छुट्टी की तो जरूरत पड़ती ही है, अब परिवार को भी तो देखना होता है। वैसे पुलिस वालों का परिवार पूरा देश होता है पिताजी। जैसे हम परिवार वालों का ख्याल रखते हैं, ये लोग देश के हर नागरिक का ख्याल रखते हैं। बेटा तू तो रहने ही दे, ये सब बातें तेरे मुंह से शोभा नहीं देती। और नहीं तो क्या, मैंने तो सिर्फ एक घरेलू बहू की कामना की थी तुझसे। अब तू इतना ही घर वालों का ख्याल रखता होता तो पुलिस वाली से शादी करके ना आता। सास की बात सुनकर बहू सहम जाती है। वो जल्दी से घर के सारे काम करने में जुट जाती है। सारा काम करके वो अपनी माँ से बात करती है। हाँ माँ, यहाँ सब ठीक है, लेकिन शायद माँ जी को लगता है कि मैं अपनी नौकरी के कारण घर का कामकाज नहीं कर पाती हूँ। अरे पर बेटा, घर पर तो नौकरानी है ही, वो नौकरी छोड़ने को तो नहीं बोलती ना। अरे नहीं नहीं माँ, नौकरी क्यों छोड़ने कहेंगी? काफी घर ऐसे होते हैं जिनकी बहू नौकरी करती है, इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन तू पुलिस में है बेटा, पुलिस वाली बहू तो तू जानती ही है ना। अरे माँ, तू भी ना ज्यादा सोचती है, मेरे सास ससुर ऐसे नहीं है। अच्छा मैं फोन रख रही हूँ, दोपहर के खाने की तैयारी भी करनी है। बहू किचन में जाती है और एक बार फिर सबके लिए ढेर सारी वैरायटी का खाना बनाकर लाती है। क्या बात है बहू, हम लोगों को तो लगा था कि तुझे खाना बनाना आता ही नहीं होगा। नहीं नहीं पिताजी, वो क्या है ना, मैंने शादी से पहले ही खाना बनाने का कोर्स किया था। आपको पता है पिताजी, खाना बनाना भी किसी कला से कम नहीं है। कला? अरे ये कला तो हम रोज बना लेते हैं। वैसे मैंने तो 8 साल की उम्र में ही खाना बनाना सीख लिया था। अरे वो क्या था, तब तो बेटियों की उपलब्धि यही होती थी ना। हाँ माँ जी, मेरी माँ भी बताती है कि खाना बनाना आना चाहिए, तभी शादी के रिश्ते को हाँ करते हैं। वो दिन भी अच्छे थे। सास ससुर को बहुओं से डर तो नहीं लगता था। बहू को लगता है कि शायद उसकी माँ ने जो बात कही वो सही है। मतलब माँ जी?
किसे डर लगता है बहू से? ससुर जी बात को संभाल लेते हैं। अब नहीं नहीं बहू, वो तो बस तेरी सास के मुंह से बात फिसल गई। वो क्या कहता है, टंग ऑफ स्लिप, ना स्लिप ऑफ टंग। बहू सभी को खाना खिलाकर सारे बर्तन किचन में रखती है और सारे बर्तन धोकर किचन से बाहर निकल ही रही होती है कि सास ससुर की बात उसके कान में पड़ती है। क्या है, तुमको 100 बार बताया है ना कि ताना कम मारा करो। अरे आम नहीं है तुम्हारी बहू। अरे कल को जेल में पटक दिया ना तो बची कुची जिंदगी भी चक्की पीस कर बितानी पड़ेगी। ससुर जी की बात बहू सुन लेती है तो कहती है, पिताजी मैं आपकी बात को सही नहीं मानती हूँ। ससुर अचानक बहू को सामने देखकर डर जाते हैं। पिताजी, अगर कोई भी बहू क्यों ना हो, चाहे पुलिस वाली, कामकाजी या घर में रहने वाली आम गृहिणी, अगर ससुराल वाले उसके घर वालों को कुछ आपत्तिजनक बोले या फिर उस पर आरोप लगाए या परेशान करे तो हर बहू को देश का कानून यह हक देता है कि वो ससुराल वालों की शिकायत कर सकती है। इसमें पुलिस और आम बहू का तो कोई लेना देना ही नहीं है। हाँ बहू तू ठीक बोल रही है। वो पड़ोस की विमला है ना, वो बता रही थी उसके किसी जानकार ने घरेलू सी बहू को दहेज के लिए घर से निकाल दिया। अरे लाख कोशिश के बाद भी बात ना बनी तो बहू ने ससुराल वालों पर केस दर्ज कर दिया। जी माँ जी, मैं तो सोच रही थी शायद आप लोगों को मेरा घर का काम न कर पाना ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि आप लोग मेरे काम से परेशान हैं। अरे नहीं नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी बहू कितनी समझदार और घर के प्रति कितनी अच्छी है ये तो हम लोगों ने देख लिया। हमें माफ कर दे बहू, और हाँ जरा एक कप चाय मिल जाए तो। सुलक्षणा अपने बेटे रमन और बहू रीवा के साथ रहती है। हर माँ की तरह सुलक्षणा भी अपने बेटे और बहू को बहुत प्यार करती है और उनकी चिंता करती है। एक दिन उसके बहू बेटा रात देर तक घर नहीं आए तो उसे चिंता होने लगी। उसने अपने बेटे को फोन किया। हेलो रमन बेटा, कहाँ हो तुम दोनों? बहुत रात हो गई है, कब तक आओगे? माँ आप इतनी चिंता क्यों करती हो, हम बच्चे नहीं हैं। मेरे लिए तो अभी भी तुम दोनों बच्चे ही हो। चलो अब जल्दी आ जाओ, मैं फोन रखती हूँ। सुलक्षणा फोन रख देती है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद दोनों आ जाते हैं। दोनों को देखकर सुलक्षणा कहती है, आ गए तुम दोनों? एक काम करो, हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। माँ आपने अभी तक खाना नहीं खाया? कभी ऐसा हुआ है कि मैंने तुम्हारे बिना खाना खा लिया हो? तो माँ आप अकेले खाना खाने की आदत डाल लो, कब तक हमारा इंतजार करोगी? बहू बरसों की आदत है, इतनी आसानी से नहीं बदलेगी। इसके बाद तीनों खाना खाते हैं। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। सुलक्षणा अपने बहू और बेटे की हर बात की परवाह करती और इसी तरह एक दिन रमन और रीवा बाहर घूमने जाते हैं तो सुलक्षणा बार बार उन्हें फ़ोन करके पूछती रहती है और रीवा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसने तो घर आते ही अपनी सास को सुनाना शुरू कर दिया। माँ आप इतने फोन करती क्यों हो? आप चाहती क्या हो? क्या मैं और रमन आपका पल्लू पकड़ कर बैठे रहे? थोड़ी देर के लिए घर से क्या निकलते हैं, आप तो फोन पर फोन शुरू कर देती हो। बहू मुझे तुम्हारी और रमन की चिंता होती है, तुम दोनों के सिवा मेरा है ही कौन? पर रीवा तो अपनी सास को खूब सुनाती है। फिर अपने पति से कहती है, सुनिए जी, माँ ना कुछ ज्यादा ही परेशान करने लगी है। हर बात में रोक टोक, हर बात में रोक टोक। मैं अब और नहीं रह सकती माँ के साथ। आपको इनको किसी आश्रम में छोड़कर आना होगा। नहीं रीवा, वो मेरी माँ है, उनका मेरे अलावा और कोई नहीं है, मैं उन्हें छोड़ नहीं सकता। तो ठीक है, मुझे छोड़ दो, क्योंकि आपकी माँ हद से ज्यादा इंटरफियर कर रही है हमारी जिंदगी में, जो मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब रमन को रीवा की बात माननी पड़ती है। अगले दिन अपनी माँ से कहता है, माँ आप अपना सामान बांध लीजिए, हम लोग कहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं बेटा? सामान तो बांधो, बताता हूँ कहाँ जा रहे हैं। और हाँ माँ, अपनी दवाइयाँ, छड़ी और चश्मा याद से रख लेना। सुलक्षणा ऐसा ही करती है। रमन अपनी माँ को कार में बिठाता है और सीधा वृद्धाश्रम के बाहर कार खड़ी कर देता है
आश्रम देखकर सुलक्षणा कहती है, बेटा, ये तो वृद्धाश्रम है, तुम मुझे यहाँ क्यों लाया है? माँ, आज से आपको यहीं रहना है। बेटा, मैं तेरे ऊपर इतनी बोझ बन गई हूँ कि तू मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहता। माँ, वो बात नहीं है, मैं समय समय पर आपसे मिलने आता रहूँगा और खर्चे के लिए पैसे भी दूंगा, और आप तो हमेशा मेरे दिल में रहोगी माँ। अब क्या आएगा तू मेरे पास? घर से निकालने से पहले तो तू मुझे अपने दिल से निकाल चुका है। सुलक्षणा भारी मन से भारी शब्द कहकर आश्रम की तरफ चली गई। उसकी आंखों में आंसू थे। महीने में 1-2 बार रमन अपनी माँ से मिलने आश्रम आता, लेकिन धीरे धीरे उसने बिल्कुल आना छोड़ दिया। लेकिन सुलक्षणा ने अपने बेटे का इंतजार करना नहीं छोड़ा। वो रोज आश्रम की वॉचमैन से पूछती, बेटा, मेरा बेटा आया था क्या मुझसे मिलने? नहीं माताजी, कई महीने हो गए वो आपसे मिलने नहीं आया। माताजी, मैं आपको झूठा दिलासा नहीं दूंगा। कई साल हो गए यहाँ काम करते करते, ऐसे ही महीने साल गुजर जाते हैं, लेकिन कोई बेटा वापस नहीं आता। माताजी, भूल जाओ अपने बेटे को। कैसे भूल जाऊं उसे? अपनी कोख से जन्म दिया है, पाल पोस कर बड़ा किया है, हर वक्त उसकी चिंता रहती है। वो भले ही मुझे भूल जाए, लेकिन मैं उसे नहीं भूल सकती। इसी तरह कई साल बीत जाते हैं। इसी बीच रमन को रीवा ने एक खुशखबरी दी। रमन, मुबारक हो, तुम पापा बनने वाले हो। क्या तुम सच बोल रही हो? हाँ, मैंने आज ही टेस्ट करवाया है और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस खुशखबरी के बाद तो रमन को याद ही नहीं रहा कि इस दुनिया में उसकी माँ भी है। कुछ दिन बाद उसके घर में एक बच्चे ने जन्म लिया। उन्होंने बड़े प्यार से उसका नाम आशीष रखा। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और देखते देखते आशीष बड़ा हो गया। माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ। अरे लेकिन जा कहाँ रहा है, कुछ बता तो सही, और किन दोस्तों के साथ जा रहा है? माँ, आपको इतना बता दिया ना कि अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, क्या ये काफी नहीं? क्या अब अपने दोस्तों का नाम पता भी आपको बताना होगा? ये बोलकर आशीष वहां से चला गया। रीवा को अपने बेटे की बात सुनकर बहुत दुख हुआ। वो कुछ सोच ही रही थी कि अचानक रमन वहां आ गया और बोला, क्या हुआ रीवा, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, ये आशीष ना अब मेरी एक भी बात नहीं सुनता। अरे तो इसमें इतना सोचने की क्या जरूरत है? ये उम्र ही ऐसी होती है। उसे तुम उसकी भलाई के लिए भी बोलोगे ना तो उसे बुरा ही लगेगा। चलो जल्दी से खाना दे दो, बहुत भूख लगी है मुझे। रीवा रमन को खाना देती है। इसी तरह से कई दिन बीत जाते हैं। एक रात को वो घर नहीं आया तो रीवा परेशान हो गई और उसे कॉल करने लगी। बेटा, कहाँ हो तुम? कब से तुम्हें फोन कर रही हूँ। माँ, क्यों कर रही हो फोन बार बार? आपको बताया था ना कि मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ। लेकिन बेटा, बहुत रात हो चुकी है, अब घर आ जा, तेरी चिंता हो रही है। आप ना चिंता मत किया करो, मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ। ये बोलकर आशीष ने फोन काट दिया। रीवा को अपने बेटे की बात से बहुत दुख हुआ। उसने इस बारे में अपने पति से बात की। रमन, मुझे आशीष का बर्ताव आजकल कुछ ठीक नहीं लग रहा। देखो तो कितनी रात हो गई है, अभी तक घर भी नहीं आया। इतनी रात को ये गया कहाँ है? तुम चिंता मत करो, मैं कल ही इससे बात करता हूँ। उस रात आशीष घर ही नहीं आया। अगली सुबह आशीष जब घर आया तो रमन ने उससे कहा, कहाँ थे तुम पूरी रात? पापा प्लीज, अब आप फालतू बात करके मत पकाओ। वैसे भी माँ जब देखो फोन करती रहती है। रीवा तुम्हारी माँ है, उसे चिंता होती है। वो तुम्हें फोन नहीं करेगी तो कौन करेगा? पापा प्लीज, अब आप भी लेक्चर मत दो। क्यों मेरी इतनी चिंता करते हो आप दोनों? मुझे मेरी जिंदगी जीने दो ना। बेटा, तुम्हें इसीलिए फोन करते हैं क्योंकि तुम हमारे बेटे हो, हम तुमसे प्यार करते हैं। सॉरी माँ पापा, लेकिन मुझे ऐसा प्यार नहीं चाहिए। आपका प्यार मेरे लिए बोझ बन गया है। हर समय बस आप दोनों को सफाई देते रहो। क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो? मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता। आप लोग मुझे इस घर में शांति से रहने दो, नहीं तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। आशीष वहां से चला गया। रमन और रीवा को अचानक सुलक्षणा की याद आ गई।
उन्हें पहली बार अपनी माँ की ममता का, उसकी चिंता का, उसके प्यार का एहसास हुआ। वो दोनों आपस में बात करने लगे। रीवा, माँ भी मेरी और तुम्हारी ऐसे ही चिंता करती थी ना। अब जब हमारी औलाद बिल्कुल वैसा हमारे साथ कर रही है जो हमने किया था, तो आज माँ की कमी का एहसास हो रहा है। मैंने ही तो जिद की थी माँ को घर से निकालने की। अगर वो घर में होती तो शायद हमारा बेटा भी कुछ संस्कार सीख पाता। हम ना हाँ आज ही माँ को लेकर आएंगे। रीवा और रमन सीधा वृद्धाश्रम पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने वॉचमैन से अपनी माँ को बुलाने को कहा। तब वॉचमैन ने उन्हें बताया, आप सुलक्षणा देवी के बेटे हैं? उनका तो 6 महीने पहले ही स्वर्गवास हो गया है। बहुत इंतज़ार किया उन्होंने आपका। रोज़ मुझसे पूछती थी मेरा बेटा रमन आया या नहीं, लेकिन रोज़ निराश होती थी। बहुत अच्छी महिला थी। ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे। ये सुनकर रमन और रीवा रोने लगे। वो अपनी माँ को अपने साथ लेने आए थे, लेकिन अब उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। दोनों की आंखों में पछतावे के आंसू थे और उनकी गोद गुनाहों और अत्याचारों से भरी थी।